भारत का इतिहास पेलियोलिथिक काल की समृद्ध सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों की अविश्वसनीय कहानियों से भरा पड़ा है। भारत की सिविलाइजेशन सबसे पुरानी में से एक है जिसे हम जानते हैं और सदियों से और आज भी विश्व मंच पर एक भूमिका निभाई है। जबकि एक वीडियो में पूरे भारत के इतिहास को सही मायने में कैद करना असंभव है, यह अभी भी गुफा चित्रों और पत्थर के औजारों के साक्ष्य में तल्लीन करने के लिए एक योग्य विषय के रूप में कार्य करता है, जिससे पता चला है कि भारत में मानव गतिविधि के पहले संकेतों का पता कहीं और लगाया जा सकता है। 4 लाख और 2 लाख BC पूर्व के बीच इस क्षेत्र में रहने वाली सभ्यताओं के बारे में विवरण मौजूद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि सबसे पहले में से एक है। भारत की भूमि पर चलने के लिए परिष्कृत समाज हड़प्पा के लोग थे, जो संभवतः पहले पूरे अस्तित्व में थे। कुछ हजार वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पा के लोगों की अपनी लेखन प्रणाली, उन्नत सामाजिक और आर्थिक प्रणाली और प्रभावशाली शहरी शहर और वास्तुकला थी। यह अज्ञात है कि यह सभ्यता लगभग 1400 BC पूर्व क्यों ढह गई, लेकिन कुछ लोग इस क्षेत्र में आम बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं या पश्चिमी और मध्य एशिया के संभावित आक्रमणकारियों के लिए उनके निधन का श्रेय देते हैं। भारतीय इतिहास की किताबों पर छाप छोड़ने वाली अगली ज्ञात सभ्यता वैदिक आर्य थी। ये लोग शुरू में प्रवासी थे जो संस्कृत के प्रारंभिक रूप में बोलते थे और अपनी खुद की आदिवासी पहचान के प्रति सच्चे रहने के लिए दृढ़ थे। वैदिक लोगों को जो नाम दिया गया है वह 4 पवित्र ग्रंथों या वेदों से आया है, जिन्होंने शोधकर्ताओं को सभ्यता के जीवन और विश्वासों की एक झलक पेश की है। इन वेदों को अक्सर सबसे पुरानी हिंदू लिपियों के रूप में माना जाता है और माना जाता है कि वैदिक सभ्यता ने अपनी संस्कृति को भारत के एक बड़े हिस्से में लगभग 1000 BC पूर्व तक फैलाया था। वैदिक आर्य अपनी दार्शनिक मान्यताओं को लेकर आए। ये विचार एक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं कि खुशी और मोक्ष एक व्यक्ति की नैतिकता और नैतिकता से आता है और किसी का मार्ग जीवन में उनके स्थान पर आधारित होना चाहिए, लेकिन हमेशा धर्मी और अच्छा होना चाहिए। वैदिक आर्यों ने भी अपनी सामाजिक व्यवस्था को साझा किया क्योंकि उन्होंने अपनी पहुंच बढ़ाई। यह प्रणाली मूल रूप से 3 आंसुओं से बनी थी: ब्राह्मण या पुजारी, क्षत्रिय या योद्धा और वैश्य या सामान्य। आर्यों ने निम्नलिखित शताब्दियों में पूरे भारत में अपनी जनजातीय बस्तियों को फैलाना जारी रखा क्योंकि उनकी अपनी सभ्यता, संस्कृति और व्यापार दोनों में विकसित हुई। गांधार, कुशल, कुरु और मगध सहित पूरे उत्तरी भारत में फैले 16 व्यक्तिगत बस्तियों या राज्यों की एक श्रृंखला उत्तरार्ध विशेष रूप से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में फला फूला। जैसे जैसे इसका विस्तार होना शुरू हुआ और इसके नेता ने अपना अधिकार बढ़ाया और मौर्य साम्राज्य का निर्माण करने के लिए काम किया, जिसे पहली भारतीय शाही शक्ति माना जाता है। मौर्य साम्राज्य ने आधुनिक समय के पटना के पास बटलिपुत्र में अपनी राजधानी की स्थापना की और असाधारण मंदिरों, पुस्तकालयों, महलों और यहाँ तक कि एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया। साम्राज्य की व्यापार सफलता प्रभावशाली थी और इसने तीसरे सम्राट के समय तक एक उल्लेखनीय सरकारी प्रणाली और मजबूत सेना बनाए रखी। सम्राट की नई बौद्ध मान्यताओं के कारण कलिंग राज्य के खिलाफ खूनी संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त के पोते ने अहिंसा का रुख अपनाया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म 60 BC पूर्व और सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने जिस धार्मिक व्यवस्था की स्थापना की थी वह पूरे भारत में संभावित रूप से संघर्ष में भाग लेने की अनिच्छा के कारण अधिक से अधिक प्रचलित हो रही थी। हालांकि मौर्य साम्राज्य अंततः 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भंग हो गया था। मौर्य वंश की अंतिम पंक्ति के बाद बृहद्रथ की हत्या उसके कमांडर इन चीफ द्वारा की गई थी, जिसे बाद में हुन इतिफेक BC पूर्व में शांग वंश मिला था। इस तथ्य के बावजूद कि बृहद्रथ के हत्यारे पुष्यमित्र द्वारा बौद्धों को सताए जाने की अफवाह थी, ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म को सत्ता में आने के साथ साथ कोई गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा। उनके राज्य ने प्रांतों की एक श्रृंखला पर अधिकार बनाए रखा क्योंकि वह अन्य शक्तियों के खिलाफ अपने क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे। सम्राट की मृत्यु के बाद हालांकि उनके राजवंश के महत्व के मामले में गिरावट आई थी। यह ज्ञात नहीं है कि राजवंश ने विशेष रूप से प्रासंगिक कुछ भी किया है
और उनका नियंत्रण अल्पकालिक था। विभिन्न प्रकार की बस्तियों और आक्रमणकारी शक्तियों ने भारत को नियंत्रित किया। इस समय एक कुषाण साम्राज्य था जो रेशम मार्ग के साथ चीनी, फारसी और रोमन साम्राज्यों के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारी के लिए जाना जाता था। पहली शताब्दी में एक कुषाण शासक कोनिष्का दीभी बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया और 75 में पूरे क्षेत्र में धर्म को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कुषाण साम्राज्य ने एक नए युग को चिन्हित किया। शक युग दक्षिण में कुषाणों से थोड़ी दूरी पर कुछ अन्य शक्तियां उठी और एक दूसरे के बीच वर्चस्व के लिए लड़ी। सातवाहन, चेर, चोल और पांजा के राज्य दक्षिण के कुछ प्रमुख अधिकारी थे। इस समय के दौरान और शास्त्रीय युग के दौरान गुप्त साम्राज्य शास्त्रीय युग के दौरान उत्तरी भारत का चेहरा बन गया और अधिकांश क्षेत्र उनके अधिकार के तहत एकजुट हो गया, जिसे अक्सर उत्तरी भारत के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया जाता है। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को कानून और व्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक उत्कर्ष के समय के रूप में माना जाता है। साम्राज्य के शासक सैन्य अभियान के लिए अजनबी नहीं थे, लेकिन शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, जैसे कि सैन्य कार्रवाई से कम नहीं। हालांकि गुप्त साम्राज्य को सदियों से व्यापक सफलता मिली थी। वे अंततः 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच गिरावट के बिंदु पर पहुंच गए, क्योंकि मध्य एशिया से हमलावर हुनों ने बौद्ध धर्म के धर्मों के रूप में पूर्व प्रमुख साम्राज्य की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया और जो बाद में हिंदू धर्म बन गया। स्थानीय और अत्याचार करने वाले अधिकारियों ने निम्नलिखित शताब्दियों में क्षेत्र और प्रभुत्व के लिए लड़ना जारी रखा। भारतीय सभ्यता का अगला बड़ा झटका इस्लाम के आगमन के साथ आया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के बाद सदी में भारत में मिशन भेजना शुरू कर दिया। मुस्लिम सुल्तानों की एक श्रृंखला ने भारत में सिंध, मुल्तान और समनाथ जैसे स्थानों का दावा करने वाले अभियानों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। इन आक्रमणों ने देशी राजों की हार और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। जिस तरह से राजपूत सुल्तान आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे दृढ़ रक्षकों में से एक के रूप में खड़े थे, लेकिन वे अंततः 1192 में मोहम्मद गोरी और उनकी सेना द्वारा पराजित हो गए, क्योंकि इस्लाम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। भारत में पहले के अन्य प्रमुख धर्मों जैसे बौद्ध धर्म का पतन 13वीं शताब्दी की शुरुआत से शुरू हो गया था। दिल्ली सल्तनत के युग का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत के भीतर पहला राजवंश कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। गुलाम वंश ने सल्तनत को लगभग 1290 तक नियंत्रित किया था, जब खिलजी वंश ने पहली बार जहाल उद्दीन खिलजी के हाथ से कब्जा कर लिया था। उनके परिवार ने एक सदी से भी कम समय तक गद्दी संभाली। जैसा कि टगलैग राजवंश 1320 में समुद्र की शक्ति के बगल में था, तुगलक वंश ने तकनीकी रूप से सत्ता बरकरार रखी 1412 तक, लेकिन तैमूर के नेतृत्व में और 1398 में दिल्ली में घुसपैठ से मामले जटिल थे। जैसे ही तुगलक वंश ने सईद वंश को कमजोर कर दिया, उनकी जगह 1414 में शुरू हुई। सैयद लगभग 37 वर्षों तक चला, लेकिन अंतिम शासक का शासन विद्रोह और कलह से रंग गया था, क्योंकि राजवंश अनुग्रह से गिर गया था। फिर भी एक और राजवंशीय सत्ता ने इस बार लोदी वंश के रूप में खुली गद्दी संभाली। नया राजवंश तत्कालीन वर्तमान शासक इब्राहिम खान लोदी की मृत्यु तक चला, जो 1526 में काबुल के नेता बाबर की सेना द्वारा पानीपत में युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम की मृत्यु ने समग्र रूप से दिल्ली सल्तनत का अंतिम अंत किया। अब लोदी वंश से प्रतिस्पर्धा से मुक्त बोर ने मुगल राजवंश की स्थापना की, जो पूरे इतिहास में सबसे महान में से एक बन जाएगा। मूल तुर्की मंगोल शाही शक्ति ने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत के विशाल बहुमत पर शासन किया और महान ताजमहल सहित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास और स्थापत्य उपलब्धियां हासिल की। उनकी अपार सफलता के बावजूद मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी की शुरुआत में विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। विद्रोह के बाद मराठों और ब्रिटिशों के खतरों के साथ साथ व्यापक शक्ति की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में पहले से ही थी, लेकिन मुगलों के गिरने के कुछ समय बाद ही अंग्रेजों के साथ स्थिति बढ़ने लगी। 1857 भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बढ़ते नियंत्रण को प्रदर्शित किया और स्थानीय लोगों के पास
इसमें से कोई भी नहीं था। योग्यता के आधार पर भारतीय सैनिकों द्वारा एक साधारण विद्रोह के रूप में जो शुरू हुआ वह तेजी से व्यापक विद्रोह में बदल गया और 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप में जाना जाने लगा। इस विद्रोह को बाद में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाएगा और भले ही ब्रिटिश कुछ महीनों के बाद विद्रोह को कुचलने में सक्षम थे, लेकिन विद्रोह के जवाब में इसका अनिवार्य रूप से स्थायी प्रभाव पड़ा। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश ताज के नाम पर शासन किया जाएगा। उस समय से स्थानीय लोगों ने अपनी भूमि पर ब्रिटिश वर्चस्व पर अपनी अस्वीकृति और क्रोध बनाए रखा और राष्ट्रवादी भावनाओं और आंदोलनों को बुझाया नहीं गया था। स्वतंत्रता की ओर अगला बड़ा कदम तब आया जब महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ सभी सहयोग वापस लेने का फैसला किया, जिसने विश्व युद्ध के अंत के बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जब यह रणनीति वांछित परिणाम नहीं लाती थी। गांधी ने दिसंबर 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में एक नई तकनीक अपनाई। अनिवार्य रूप से आंदोलन एक भारतीय स्वतंत्रता दिवस की घोषणा से बना था, जिसे 16 जनवरी को मनाया जाएगा और ब्रिटिश सरकार द्वारा फिर से किसी भी आदेश की पूर्ण अवज्ञा की जाएगी। गांधी की रणनीति विफल रही और इस बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जबकि कई अन्य विद्रोहियों की हत्या कर दी गई। फिर भी अंग्रेजों को अंततः 1930 के नवंबर से शुरू होने वाले गोलमेज सम्मेलनों में धकेल दिया गया, जिसमें गांधी ने भाग लिया। सम्मेलनों ने एक और विफलता को चिह्नित किया और सविनय अवज्ञा ने गांधी का शासन किया। अगले प्रयास में भारत छोड़ो आंदोलन ने फिर से कोई भारी प्रगति नहीं की। द्वितीय विश्व युद्ध ने नए मुद्दों को जन्म दिया, क्योंकि भारत को अंग्रेजों द्वारा युद्ध के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन संघर्ष के समापन पर एक नई श्रमिक पार्टी भारत में सत्ता में आई और स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रति सहानुभूति दिखाई। अंततः 14 अगस्त 1947 में 15वें दिन के रूप में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तुम